आज हम करने वाले हैं डू डज डिड का यूज़ और आज हम जानेंगे कि भाई इसका यूज़ ग्रामर में कितने प्रकार से होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। डू डज डिड का यूज़ नीचे दिए गए 7 प्रकार से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा है पास्ट इंडेफिनिट, थर्ड है मेन वर्ब, फोर्थ है इम्परेटिव सेंटेंसेस में और फिफ्थ है एम्फेसिस करने के लिए और सिक्स है इनफॉर्मल वेज में एंड सेवन आई वुड टेल यू स्पेशल यूज़। तो इन सभी के बारे में एक करके जानते हैं। तो पहला है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसकी पहचान होती है ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ। इनकी हेल्पिंग वर्ब होती है डू और डज। याद रखिए जहाँ डू डज का यूज़ होगा वहाँ वर्ब फर्स्ट आएगी, अर्थात जहाँ डू डज का यूज़ होगा वो सेंटेंस नेगेटिव या इंटरोगेटिव होगा, है ना। यदि सेंटेंस अफर्मेटिव है तो अफर्मेटिव में डू डज का यूज़ नहीं होता है। और अफर्मेटिव में क्या करते हैं, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ वर्ब फर्स्ट में एस ई एस लगा देते हैं। यदि सब्जेक्ट प्लूरल्स हैं तो वहाँ पर केवल वर्ब फर्स्ट लगाते हैं। याद रखिए डू डज का यूज़ अफर्मेटिव में नहीं होता है, नेगेटिव और इंटरोगेटिव में किया जाता है। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। वह चाय पीता है या मैं चाय पीता हूँ। वह चाय पीता है में लगाएंगे ही टेक्स टी। ही यहाँ पर सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है तो ही के साथ टेक जो हमारी वर्ब है उसमें एस और एस लगा देंगे। और अगला इसी के साथ लिखा हुआ है मैं चाय पीता हूँ। यहाँ पर सब्जेक्ट आई कौन सा है, ये प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है तो टेक में एस या ई एस नहीं लगाएंगे। यदि सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है तो एस ई एस लगा दो, यदि प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है तो एस ई एस ना लगाओ। डू डज तो अफर्मेटिव में आना ही नहीं है। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस, वह चाय नहीं पीता है। ये नेगेटिव सेंटेंस है तो ही के साथ डज नॉट और टेक टी। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे ही, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे डज नॉट, उसके बाद वर्ब आएगी टेक, फिर ऑब्जेक्ट आएगा टी। तो ही डज नॉट टेक टी। अब अगला सेंटेंस है क्या वह चाय पीता है। ये आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो इसमें हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लगाएंगे तो सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के अनुसार आएगा डज ही टेक टी। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा वह चाय क्यों पीता है। तो क्यों ये इंटरोगेटिव वर्ड है तो सबसे पहले इसमें लगाएंगे वाई के बाद हेल्पिंग वर्ब डज, वाई डज ही टेक टी। डोंट फॉरगेट टू मार्क क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला टेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसमें डिड का यूज़ होता है तो इसकी हेल्पिंग वर्ब जान लेते हैं। इसकी हेल्पिंग वर्ब है डिड और इसकी पहचान होती है ता था, ती थी, ते थे, आया गया या आया था या गया था। याद रखिए अफर्मेटिव में डिड का यूज़ नहीं होता है। जैसे मैंने आपको लास्ट में बताया प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू डज का यूज़ नहीं होता है अफर्मेटिव में, उसी प्रकार इसमें भी अफर्मेटिव जितने वाक्य होते हैं उसमें डिड का यूज़ नहीं होता है। जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सभी के साथ वर्ब सेकंड लगाते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस में। यदि सेंटेंस नेगेटिव या इंटरोगेटिव होगा तो हम लोग डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। पहला है मैं स्कूल जाता था या मैं स्कूल गया या मैं स्कूल गया था। तीनों एक ही हैं तो इसकी इंग्लिश भी एक ही बनेगी। आई के साथ वर्ब सेकेंड लगाएंगे तो गो, वेंट, गॉन। तो सेकेंड फॉर्म होती है गो की वेंट, तो आई वेंट टू स्कूल। यदि ये सेंटेंस नेगेटिव में होता तो यहाँ बनता आई डिड नॉट गो टू स्कूल। डिड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी क्योंकि ये सेंटेंस नेगेटिव है। अब अगला जो हम आपको बताने जा रहे हैं डू डज जो आपका है उसको मेन वर्ब की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। अभी तक आप देख रहे थे इसका यूज़ हेल्पिंग वर्ब की तरह हो रहा था। ये दोनों चीज़ें आपके सामने है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में डू डज डिड का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया गया है। अब हम जानेंगे कि डू डज डिड का यूज़ एज ए मेन वर्ब कैसे करते हैं। डू का प्रयोग जब हम वर्ब में करते हैं तो डू की हिंदी होती है करना और डू की फॉर्म्स होती हैं 5। यस 3 बोलते हैं कुछ लोग बट मैं 5 बोलूँगा। डू, डिड, डन, डूइंग और डज। तो वर्ब फर्स्ट, वर्ब सेकेंड, वर्ब थर्ड, वर्ब फोर्थ और वर्ब फिफ्थ। चलिए सेंटेंसेस को समझते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस को देखेंगे। पहला सेंटेंस है मैं अपना काम करता हूँ। काम करना, तो करना की स्पेलिंग क्या होती है डू। तो पहला सेंटेंस जो बना हुआ है वो है आई डू माई वर्क। सबसे पहले बता दें ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसमें डू डज का यूज़ नहीं होगा, अर्थात डू और डज हेल्पिंग वर्ब के रूप में नहीं आएंगी। यहाँ पर जो आई के बाद डू लगा हुआ है ये मेन वर्ब है, जैसे आना जाना खाना पीना उसी प्रकार
करना। तो सबसे पहले हम लोग आई बोलेंगे, लगाएंगे आई, उसके बाद आई के बाद वर्ब फर्स्ट, तो आई के बाद करना की स्पेलिंग है डू, तो आई डू माई वर्क। तो यहाँ पर डू है जो वो आपका मेन वर्ब है। अगला सेंटेंस देखते हैं, मैं अपना काम नहीं करता हूँ। तो सबसे पहले आई के बाद हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की होगी डू नॉट, तो आई के साथ डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करना की स्पेलिंग होती है डू, तो हो जाएगा आई डू नॉट डू माई वर्क। इसमें जो डू नॉट है वो हेल्पिंग वर्ब है, और अगला जो लिखा हुआ है डू नॉट के बाद डू जो लिखा हुआ है वो आपका मेन वर्ब है। तो यहाँ पर डू का यूज़ मेन वर्ब की तरह हो रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस है, वह अपना काम करता है, तो बनेगा ही डज हिज वर्क। तो यहाँ पर ये डज जो लगा हुआ है वो हेल्पिंग वर्ब के रूप में नहीं है, क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस में डू डज तो लगता ही नहीं है। तो ही डज कहाँ से आया, करना की स्पेलिंग क्या होती है डू, तो यहाँ पर ही के बाद डज लिखेंगे, डू में ES लगा देंगे, तो ही डज हिज वर्क। तो डज ये क्या हो गई, ये मेन वर्ब हो गई। अगला सेंटेंस है, वह अपना काम नहीं करता है, इंग्लिश बनाएंगे ही डज नॉट डू हिज वर्क। तो ही के बाद जो डज नॉट लिखा हुआ है आपका वो डज नॉट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद लिखा हुआ है डू, देखिए डू, तो ये डू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो ही के बाद डज नॉट, उसके बाद जैसे गो कम लगाते हैं ऐसे ही करना की स्पेलिंग है डू, तो ही डज नॉट डू हिज वर्क। तो डज नॉट है हेल्पिंग वर्ब और डू है मेन वर्ब। अब देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सेंटेंस को। तो मैंने यहाँ तक आपको बता दिया था, मैं स्कूल जाता था और मैं स्कूल नहीं जाता था। अब अगला सेंटेंस इसमें देख लेते हैं, लिखा हुआ है उसने अपना काम कर लिया। चूंकि ये पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, अफर्मेटिव में डू डज या डिड तो लगता है नहीं है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस में डिड का यूज़ नहीं होगा, लेकिन मेन वर्ब की तरह इसमें आ सकता है। जैसे सेंटेंस देखते हैं, ही डिड हिज वर्क, तो ही के बाद जो डिड लिखा हुआ है वो हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब, वो बेटा मेन वर्ब है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, करना की सेकेंड फॉर्म है। तो ही डिड हिज वर्क, क्लियर है ना। उसके बाद नेक्स्ट है, उसने अपना काम नहीं किया, ये नेगेटिव सेंटेंस है। तो देखते हैं, ही डिड नॉट, ही के बाद जो डिड नॉट लिखा हुआ है ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है, और आगे लिखा हुआ है डू हिज वर्क, तो डू आपका वर्ब फर्स्ट है या मेन वर्ब है। तो ही डिड नॉट डू हिज वर्क। एक बार मैं पुनः बता दे रहा हूँ, जो डू हमारा होता है उसके 5 फॉर्म्स होते हैं, डू, डिड, डन, डूइंग और डज। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू डज का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब की तरह भी हो सकता है और मेन वर्ब की तरह से भी हो सकता है, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो चाहे वो पास्ट इंडेफिनिट हो, दोनों सेंटेंसेस में, दोनों प्रकार के टेंस में ये जो डू डज होता है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की तरह यूज़ किया जा सकता है। आई होप दैट आपको कुछ अच्छे से समझ में आ पाया होगा। चलिए तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। डू का यूज़ इम्परेटिव सेंटेंस में एज अ मैन वर्ब होता है। इम्परेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? इम्परेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जो वर्ब से शुरू होते हैं। जैसे कि मैंने कहा, हमेशा अपना काम करो, यहाँ कभी मत आना, इधर आओ, वहाँ जाओ, बैठ जाओ, कृपया मेरी मदद करो, या अपना कार्य करो, अपना कार्य मत करो। तो जनरली ये सेंटेंसेस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं। फार्मूला मैंने दिया हुआ है, वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, ठीक है ना। इसमें अगर ऑलवेज, नेवर या काइंडली ये शब्द आते हैं तो ये सबसे पहले लिखे जाते हैं, फिर इसके बाद आपका वर्ब फर्स्ट आता है। यदि ये सेंटेंस निगेटिव होता है, जैसे मैंने कहा अपना काम मत करो, तो यहाँ पे डू नॉट से स्टार्ट होता है, इसमें डज नॉट नहीं आता है कभी। डू नॉट डू योर वर्क, क्योंकि इसका जो सब्जेक्ट होता है वो इसमें लिखा नहीं जाता है, ना ही बोला जाता है। ये तो मैंने कहा जैसे अपना काम करो, तो जनरल सी बात है, ये इसका कर्ता यू होगा, जो समझा जा सकता है, एक अंडरस्टूड है। तो अपना कार्य कीजिए या अपना कार्य करो, इस वाले सेंटेंस में डू जो लिखा हुआ है वो मेन वर्ब की तरह यूज़ किया गया है। और जो नीचे सेंटेंस लिखा है, अपना काम मत करो या अपना काम ना करो, इसका डू नॉट डू योर वर्क, तो जो डू नॉट है वो हेल्पिंग वर्ब है, और डू योर वर्क में डू जो है वो आपका मेन वर्ब है। तो इस प्रकार डू का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों प्रकार से किया जा सकता है। इम्परेटिव सेंटेंस में भी इसका यूज़ होता है। चलिए तो अगला यूज़ देख लेते हैं। अगला यूज़ है एम्फेसिस के रूप में। एम्फेसिस का मतलब है किसी बात पर जोर देना। तो किसी सेंटेंस में कोई बात पर जोर देने के लिए तो इसकी हिंदी क्या निकलती है, पहले ये देख लेते हैं और फिर एग्जाम्पल से ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो इसकी हिंदी है तो हूँ, तो था, तो थी, या जरूर या अवश्य का सेंस इसमें निकलेगा।
जैसे मैं एग्जांपल बोलूँ तो सबसे पहला एग्जांपल ये आपके स्क्रीन पर है, मैं जाता तो हूँ, खाता तो हूँ, मैं देखता तो हूँ। देखिए ये यूज़ कब करते हैं, बहुत अच्छे से क्लियर कर देता हूँ। जैसे मैंने कहा तुम स्कूल नहीं जाते हो, तो आप क्या कहेंगे, सर मैं जाता तो हूँ। मैंने कहा आप दवा नहीं खाते हो, तो आप क्या आंसर देंगे, मैं खाता तो हूँ। अर्थात आप अपनी बात को दृढ़तापूर्वक रखने के लिए, अपनी बात पर जोर देने के लिए हम इस प्रकार से बोलेंगे। तो वैसे इसकी इंग्लिश और डू डज लगाकर बनती है। थोड़ा इसका फॉर्मेशन अलग है, आप उसको पहले देख लीजिए कैसे इसको बनाते हैं। तो मैं जाता तो हूँ, तो इसका क्या बनेगा, आई डू गो। मतलब जो हेल्पिंग वर्ब होती है ना, डू डज या डिड, उसको वहाँ पे लगा के रखते हैं। जैसे आई डू गो, तो मैं जाता तो हूँ। आई के साथ लगा दो आप आई डू ईट, तो मैं खाता तो हूँ। आई डू वॉच, तो मैं देखता तो हूँ। यदि ये पास्ट में होता तो आई डिड गो, मैं जाता तो था। या आई डिड ईट, मैं खाता तो था। या आई डिड वॉच, मैं देखता तो था। जैसे मैं कहूँ तुमने अपना कल काम नहीं किया, तो आप क्या कहेंगे, सर मैंने किया तो था। देखो अगला सेंटेंस देखते हैं। मान लीजिए हम लोग कहीं पर जाना चाहते हैं और मेरे पास कार है और आप लोगों के पास मान लीजिए नहीं है। तो आपने कहा भाई कैसे जाएंगे कैसे जाएंगे, तो मैंने कहा क्यों चिंता करते हो भाई, मेरे पास कार है तो। भाई आई डू हैव अ कार, मेरे पास कार है तो। अर्थात आप बता रहे हैं कि भाई मेरे पास कार है तो फिर क्यों परेशान हो रहे हो आप। तो अपने सेंटेंस जो बोला है उसको आपने एम्फेसाइज किया है, मतलब उसमें आपने दृढ़ता से बोला है उसको आपने। जैसे अगला सेंटेंस मैं बोलूँ आपसे, भाई इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, मतलब जरूर या अवश्य करें, तो आप क्या बोलेंगे, डू सब्सक्राइब द चैनल, डू सब्सक्राइब द चैनल। तो यहाँ पर ये डू क्या अर्थ निकाल रहा है, जरूर या अवश्य का। तो इस प्रकार ये जो जोड़ देने के लिए जो हम सेंटेंस बोलते हैं उसमें डू डज और डिड, अगर ही और शी होता तो वहाँ ऊपर डज लगा देते, है ना। तो प्रेजेंट में डू डज, पास्ट में डिड, ये लगाते हैं, ठीक है ना। चलिए अब अगला यूज़ देख लेते हैं। अगला यूज़ है इनफॉर्मल वेज। इनफॉर्मल वेज का मतलब वैसे तो होता है अनौपचारिक तरीका, मतलब ये इंग्लिश स्पोकन के लिए विशेषकर हम लोग इसका यूज़ करते हैं इस प्रकार से। ये ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं माना जाता है क्योंकि ये अधिकतर सेंस पर बोला जाता है। ये जनरली स्पोकन में ही यूज़ करते हैं, ग्रामेटिकली इसका यूज़ नहीं किया जाता है। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है डू यू गो टू स्कूल। जैसे मान लीजिए मैंने क्वेश्चन किया क्या आप स्कूल जाते हैं, तो आप कहेंगे हाँ सर मैं तो जाता हूँ। तो मैं जाता हूँ तो आई गो होना चाहिए, लेकिन आंसर क्या है, आई डू। तो यहाँ पर आई डू का अर्थ है, एक सेंस है कि हाँ मैं सहमति दर्शा रहा हूँ कि मैं जाता हूँ। अब नीचे कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं उनको आप देख लेते हैं। जैसे लिखा है शी डज हर हेयर डेली, आई डिड द फ्लोर, आई डू द क्लॉथ्स। तो इसमें ये डज या डिड या डू जो लिखा हुआ है, इसमें जो अर्थ निकल रहा है वो एक सेंस पर है कि जैसे पहले सेंटेंस का अर्थ क्या है, सी डज हर हेयर डेली, वह अपने बालों में रोज कंघी करती है। तो यहाँ पर डज का अर्थ क्या है, डज हर हेयर। ये रेड कलर से आप देख सकते हैं मैंने लिखा हुआ है। डज हेयर का मतलब है कॉम्ब हेयर, कॉम्ब हेयर मतलब कंघी करना। सेकंड में है आई डिड द फ्लोर, तो डिड द फ्लोर का अर्थ है मॉप द फ्लोर, मॉप मतलब होता है क्लीन करना। इसी प्रकार है आई डू द क्लॉथ्स या आई डू द डिशेस। तो क्लॉथ्स मतलब मैं कपड़े धो लूँगा या धो लूँगी, या मैं अगर डिशेस लिखा होता तो डिशेस का अर्थ है मैं बर्तन मांज लूँगी या बर्तन को अच्छे से जमा दूँगी। तो एक सेंसेबल लैंग्वेज की तरह इसको यूज़ किया जाता है इनफॉर्मल वेज में। अच्छा अगला इनफॉर्मल वेज की तरह बात करें तो डू डज और डिड के जो शॉर्ट फॉर्म्स हैं वो इनफॉर्मल वेज में ही माने जाते हैं। यदि ग्रामेटिकली आप लिखना चाहें तो डू नॉट, डिड नॉट, डज नॉट, ये करेक्ट माने जाते हैं। डोंट, डजंट और डिडंट इनको इनफॉर्मल मतलब इंग्लिश स्पोकन में ही उचित माना जाता है, ग्रामेटिकली इनको इनकरेक्ट माना जाता है शॉर्ट फॉर्म्स को, ठीक है ना। अब अगले यूज़ की तरफ आगे बढ़ते हैं और ये हमारा आखिरी यूज़ होगा एंड इट इज़ अ स्पेशल यूज़। देखिए डू डज डिड प्लस नथिंग बट, ये हमारा एक स्पेशल यूज़ मैंने इसलिए बोला है कि जो सेंटेंस है जो आप नीचे देख रहे हैं, क्या आप इसको अच्छे से इंग्लिश ट्रांसलेट कर सकते हो। सेंटेंस है तुम खेलते ही रहते हो, ध्यान से सुनिएगा, सेंटेंस है तुम खेलते ही रहते हो। यदि सेंटेंस होता तुम खेलते हो तो यू प्ले, तुम खेल रहे हो तो यू आर प्लेइंग, तुम खेलते ही रहते हो। तो इसमें हमारा यूज़ होगा डू डज डिड, इनमें से कोई एक प्लस नथिंग बट,
और इसमें वर्ब भी आएगी। तो वर्ब कौन सी आएगी? वर्ब फर्स्ट आएगी। क्यों? क्योंकि इसका जो अर्थ है तुम खेलते ही रहते हो, इसका अर्थ है तुम खेलने के अलावा कुछ भी नहीं करते हो। मतलब तुम दिन भर ही खेलते रहते हो, तुम्हें खेलने के अलावा कोई काम ही नहीं आता है, ऐसा इसका सेंस निकलता है। तो इसको हम इंग्लिश कैसे बनाएंगे? यदि प्रेजेंट में है तो यहाँ डू डज प्लस नथिंग बट वर्ब फर्स्ट, यदि पास्ट में है तो डिड प्लस नथिंग बट प्लस वर्ब फर्स्ट का यूज करेंगे। लेट्स हैव सम एग्जांपल्स। पहला है तुम खेलते ही रहते हो, जो मैंने आपको बोला था अभी। तो इसका बनेगा यू डू नथिंग बट प्ले, अर्थात तुम करते कुछ नहीं हो केवल खेलने के अलावा। तो हिंदी क्या निकलेगी? तुम खेलने के अलावा कुछ नहीं करते हो, अर्थात तुम खेलते ही रहते हो। अब ये पास्ट में देख लेते हैं। वह लड़का खेलता ही रहता था, या वह लड़का खेलता ही रहा, ये भी हो सकता है। तो दैट बॉय डिड नथिंग बट प्ले, मतलब उस लड़के ने कुछ नहीं किया बल्कि वह खेलता रहा। तो दैट बॉय डिड नथिंग बट प्ले। जैसे मैं कहूँ वह पूरे दिन सोता रहा, तो ही डिड नथिंग बट स्लीप। याद रखिए बट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है। प्रेजेंट और पास्ट में देख लेना, प्रेजेंट है तो डू डज सब्जेक्ट के अनुसार, और पास्ट है तो वहाँ पर डिड लगाकर नथिंग बट प्लस वर्ब फर्स्ट अब लगा दीजिए। तो अब ये वीडियो कंप्लीट होती है। आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहें क्रेजी फॉर इंग्लिश बाय आदित्य सर। थैंक यू एवरीवन।